वॉचर्स बिना वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डैन डैन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो एपिसोड को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको क्या वीडियो चाहिए उसको कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल के किनारे सब लोग बैठे होते हैं। सब लोग मतलब कि आयरा, मोमोया से ओकारुन, ग्रैनी सेको और हमारी फेवरेट टर्बो ग्रैनी, और ये सब लोग मिलके नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है ओकारुन जो कि बारी बारी देख रहा होता है आयरा और मोमो अयासे को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और इनको देख के लग रहा होता है कि ये लोग लड़ाई करने के लिए एकदम से तैयार होते हैं। उसके बाद फाइनली मोमो अयासे साइलेंस ब्रेक करते हुए सबसे पहले बोलती है कि क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर उस दिन वो टब गिरा दिया था। इस पर आयरा कहती है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन होने के कारण इतना छोटा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो और मैं भगवान की चुनी हुई एक एंजल हूँ, एक प्रिंसेस हूँ, वो भी अपनी खूबसूरती के कारण, जो कि तुम्हें हराएगी और दुनिया को बचाएगी। इसके बाद वो ओकारुन को देख के कहने लगती है कि हमारा ओकारुन भी डीमन है ही। आखिरकार जब वो एक्रोबैटिक सिल्की से लड़ रहा था तो जिस फॉर्म में आया था उस फॉर्म में वो डीमन ही लग रहा था। इसके अलावा जो तुम्हारी ग्रैंड माँ है वो तुम्हारी ग्रैंड माँ तो हो ही नहीं सकती है, वो इतनी यंग जो लगती है ग्रैंड माँ के लिए, इसका मतलब कि वो भी डीमन है। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो भी आयरा की साइड लेने लगती हैं, क्योंकि बेसिकली आयरा ने उनको बहुत यंग बोल दिया होता है। और वो कहने लगती हैं कि बिल्कुल आयरा, तुम आराम से मोमो को मार मुड़ सकती हो और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके बाद वंस अगेन मोमो और आयरा के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं, जहाँ पे दोनों लोग कंटिन्यूअसली सोम नूडल्स खा रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे को गरिया भी रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, जहाँ पे आयरा कह रही होती है कि तुम एक डीमन हो जो कि दुनिया को तबाह करने आई हो। वहीं पे मोमो कह रही होती है कि अगर मैं ऐसा कुछ कर सकती होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही तबाह कर देती। एनीवेज, ये सब बोलने के बाद खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगती है आयरा और जाते जाते वो बोल देती है वंस अगेन कि मुझे चुना गया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। पर वंस अगेन जैसे मैंने कहा, जाने के पहले वो एक और बात ओकारुन से बात करने लगती है। वो ओकारुन से कहती है तुम डीमन हो फिर भी तुमने मुझे बचाया, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पे ओकारुन कहता है ये कोई खास बात नहीं है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी जगह कोई और होता तो भी वो तुम्हें बचाता ही। ये सुनने के बाद थोड़ा सा ब्लश करने लगती है आयरा फिर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते हमको उसका मोनोलॉग सुनाया जाता है और उस मोनोलॉग में हमको पता चलता है कि आयरा के पास फीलिंग्स हैं हमारे अपने ओकारुन यानी कि केन टाकाकुरा के लिए। इसके बाद आता है इंट्रो जो कि बहुत ही कमाल धमाल का है और इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है एक बेसबॉल गेम, और ये गेम कोई और नहीं खेल रहा होता है बल्कि खेल रही होती है दोनों ग्रैनी, जहाँ पे स्ट्राइकर की जगह होती है हमारी ग्रैनी सेको और पिचर की जगह होती है हमारी टर्बो ग्रैनी। और वो जो बॉल होती है वो कोई और बॉल नहीं बल्कि होती है हमारे अपने ओकारुन की गोल्डन बॉल्स। ओकारुन की गोल्डन बॉल को तैयार करके हमारी टर्बो ग्रैनी एक लंबा सा स्विंग लेती है और उसको फेंक देती है। ग्रैनी सेको पूरी कोशिश करती है उस बॉल को अपने बैट से हिट करने की, पर वो उसको हिट नहीं कर पाती है और वो बॉल सीधे स्ट्राइक करके लगती है हमारे केन टाकाकुरा के गुप्तांग में। इसके बाद हमको बताया जाता है कि बेसिकली ये वो तरीका है जिससे कि हमारे केन टाकाकुरा को उसकी बॉल्स वापस मिलेंगी और फाइनली उसको अपनी 2 में से एक बॉल मिल गई होती है। और ये बात को लेके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। आई मीन ये एम्बैरसिंग होता है पर कम से कम ये खुशी की बात तो होती ही है। फिर से एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है मोमो और केन टाकाकुरा ये दोनों स्कूल की लॉबी में बात करते हुए टहल रहे होते हैं, जहाँ पे मोमो कह रही होती है कि मिस्टर ओकारुन, तुम्हारे पास कोई ना कोई पीसी तो होगा ही, तुम क्यों नहीं ऑनलाइन चेक करते कि तुम्हारी बॉल कहाँ पे है? जिस पे ओकारुन कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पीसी अफोर्ड कर सके। वहीं पे मोमो भी कह रही होती है कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है तो फिर उसको एक पार्ट टाइम जॉब लेनी होगी ताकि वो एक मोबाइल फोन खरीद सके। खैर, पर इसमें किया भी क्या जा सकता है। इसके बाद दोनों लोग बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मोमो कहती है कि चलो अब हम लोग लंच में मिलेंगे, जिस पे ओकारुन कहता है कि नहीं, लंच में मुझे असाइनमेंट बनाना है। उसके बाद मोमो कहती है कि फिर छुट्टी के बाद मिलेंगे, जिस पे वंस अगेन ओकारुन बोलता है कि नहीं, मैं छुट्टी के बाद भी बिजी हूँ। उसके बाद वो सॉरी बोल के वहाँ से कट लेता है। उसके बाद आता है सीधे लंच का सीन। लंच में हमको दिखाया जाता है कि मोमो अपने बाकी दोनों दोस्तों के साथ खाना खाने बैठी होती है और वो लोग ओकारुन की ही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों दोस्त कह रही होती हैं कि क्या पता कि ओकारुन किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हो। जिसमें मोमो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ओकारुन ऐसा लड़का नहीं है। इसके बाद मोमो चली जाती है एक ऑरेंज जूस खरीदने जिसका नाम होता है पॉम्पी ऑरेंज जूस। पर मोमो जब वो ऑरेंज जूस लेके वापस लौट रही होती है तभी वो देखती है कि केन टाकाकुरा लेटा हुआ होता है और उसके नीचे होती है आयरा, और आयरा अपना मुंह ऊपर करके किस करने वाली होती है ओकारुन को। ये देख के उसकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। पर उससे पहले हमको दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक सीन में हमको दिखाया जाता है कि कैसे ओकारुन अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि कभी भी वापस एलियंस या फिर घोस्ट का अटैक हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में उसको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो ग्रैनी सेको की बताई हुई ट्रेनिंग को रेजिमेंट को कंप्लीट कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पे आ जाती है आयरा। आयरा दही कहती है कि मुझे पता है कि तुम डीमन हो और मैं इंसान हूँ, ये लव
फॉरबिडन है और ये हमारे बीच में बिल्कुल भी संभव नहीं है, पर फिर भी हमें ये करना ही होगा। और उसके बाद वो उसको किस करने की कोशिश करने लगती है। ये देख के ओकारुन बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा कि तुम लड़कों से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तो फिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो। इस पे आयरा कहती है क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि अगर तुम अपना लव कन्फेस करते हो तो तुम्हें किस करना चाहिए। इससे हमको पता चलता है कि हमारी आयरा डर्टी मैगजीन पढ़ रही होती है जो कि उसको मिली होती है उसके डैड के कबर्ड से। एनीवेज इसी धक्का मुक्की के बीच में वही सिचुएशन आ जाती है जो कि हमको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई गई होती है। यहाँ पे आयरा पड़ी होती है और उसके ऊपर होता है केंटा काकुरा और आयरा से कह रही होती है कि जल्दी से करो ना, जिसको देखने के बाद कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर लेती है मोमो अयासे। मोमो को देखते ही उसके पीछे भागने लगता है हमारा ओकारुन, पर मोमो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और उसको धुतकार के वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो वापस पहुंच जाती है अपने रूम में लंच के दौरान ही और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर क्या हुआ। फिर से वंस अगेन सीन कट होता है और हमको पढ़ाया जा रहा होता है मैंटिस श्रिम्प के बारे में। हमको बताया जाता है कि मैंटिस श्रिम्प के पंच की स्पीड ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर वो ह्यूमन साइज का होता तो एक पंच में एक हाथी को गिराने में भी कामयाब हो जाता। फिर हमको दिखाई जाती है मोमो अयासे जो कि उस श्रिम्प को देख रही होती है और ऑलमोस्ट उससे बात से कर रही होती है। वो श्रिम्प से बात कर रही होती है कि कैसे कभी कभी उसको भी बहुत खतरनाक पंच मारने का मन करता है। ये देख के उसकी दोनों दोस्त सोच रही होती है कि कहीं हमारी मोमो अयासे पगला तो नहीं गई है, उसके अंदर श्रिम्प की आत्मा तो नहीं आ गई है। पर फिर भी हमको दिखाया जाता है केंटा काकुरा जो कि अभी भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा होता है और लड़ने के लिए तैयार होता है और अयासे के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तभी वहाँ पे पानी की एक बूंद गिरती है और सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। बादल कड़कने की आवाज आती है और आती है आवाज चिल्लाने की। इन सब के बाद केंटा काकुरा अपनी क्लास से बाहर निकलता है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि होती है आयरा। आयरा भी बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और बाकी सारे लोग कहाँ पे चले गए हैं। आयरा बोल रही होती है कि कहीं मोमो ने सब नहीं करवाया है, पर वो लोग फिर मिल गए मोमो को खोजने लगते हैं जो कि कहीं भी देखने के लिए नहीं होती है। फिर सीन कट होता है मोमो की तरफ और मोमो कम्प्लीटली लॉक्ड इन हो गई होती है एक सर्टेन एरिया के अंदर और पानी का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा होता है। पर तभी वो देखती है कि किनारे से एक डायनासोर जैसा दिखने वाला चीज प्राणी आ रहा होता है उसकी तरफ। उसको देखते ही वो कट लेती है और छुप जाती है एक दीवार के पीछे और उसके पैर से जो रिपल्स क्रिएट होती हैं उनको फील करके वो डायनासोर उसकी जगह लोकेट कर लेता है और उसके बाद अपना मुंह चार्ज करके वो एक बहुत कमाल की बीम फायर करता है जिससे कि एक बार तो लगता है कि कहीं मोमो अयासे की धज्जियां ना उड़ जाए, पर उससे पहले ही मोमो अयासे नीचे बैठ गई होती है, इसीलिए वो वहाँ से जिंदा बच के निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो जो डायनासोर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और मोमो अभी भी सोच रही होती है कि ओकारुन भाई तुम कहाँ पे हो। इसके बाद वंस अगेन एक और बार सीन कट होता है और इस बार हमको दिखाए जाते हैं ओकारुन और आयरा जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। ओकारुन बता रहा होता है कि कैसे उसने एक और बार ये सब चीजें ऑलरेडी फेस की हुई थी जब इससे पहले एलियंस ने अटैक किया था उसके, और मोमो अयासे के ऊपर आयरा बोल रही होती है कि मैं अभी भी कैसे मान लूं कि ये तुमने खुद नहीं किया है, क्योंकि आखिरकार मैं चोजन वन हूँ और तुम लोग चोजन वन को परेशान करना चाहते हो। तभी वहाँ पे एक बॉक्सर के तरीके दिखने वाला एलियन आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि चिकिटीटा मुझे पता है तुम्हारे भी बहुत सारे सपने थे, और फिर वो कंटिन्यूसली चिकिटीटा बोल रहा होता है। वो बॉक्सर जैसा जो बंदा होता है वो एक बहुत कमाल का अपर कट मारने की कोशिश करता है आयरा को, ऊपर तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बो ग्रैनी की पावर यूज करके हमारा अपना ओकारुन और वहाँ से बचा के निकाल ले जाता है आयरा को। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि आयरा बेब तुम यहाँ से कट लो क्योंकि तुम बहुत बड़ी दुविधा का सामना करने वाली हो। तो आयरा कहती है कि हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और तुम मुझे ऑलरेडी बेब बुला रहे हो, जिसपे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है हमारा अपना ओकारुन। पर तभी वहाँ पे बहुत भयानक सी ग्रेविटेशनल बीम आने लगती है जिसके कारण से उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनडन हो जाता है और वो जमीन पे पड़ा होता है। तभी हमको दिखाए जाते हैं कि वो सरपोज जो कि हमको फर्स्ट एपिसोड में दिखाए गए थे डैनी की सीरीज में वो वापस आ चुके हैं और वो वापस आए हैं हमारे अपने ओकारुन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेने के लिए, कि उनके अकॉर्डिंग ओकारुन की पावर बहुत ज्यादा है जो कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी सरपास करती है और उसका रीजन केवल और केवल उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में छुपा हुआ होता है। इसलिए वो उसको कम्प्लीटली नेकेड कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके ऑर्गन को काटने के लिए अपनी कैंची निकाल लेते हैं। पर इससे पहले कुछ और हो पाए हमको दिखाया जाता है कि आयरा कन्वर्ट हो जाती है एक्रोबैटिक सिल्की में। कन्वर्ट होने के बाद वो कहती है कि मैं सही थी, मैं हूँ ही एक्चुअली मैं चोजन वन, और उसके बाद अपने बालों को यूज करके तीनों एलियन को वहाँ से उठा के फेंक देती है। इसके बाद हो जाता है एपिसोड खत्म। भाई बहुत ही प्यारा एपिसोड था, जस्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डैन। एक एपिसोड जिसमें बहुत सारी हंसी भी थी, अच्छे मूवमेंट्स भी थे और अच्छी एनिमेशन भी थी। मैं सच बता रहा हूँ, ब्लीच के बाद सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट में अगर कोई इस साल है तो वो अभी तक डैन ही है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इतने अच्छे नोट पे हमको इस साल खत्म करने को मिल रहा है। आखिरकार अगले साल इतने कमाल के जो एनिमे आने वाले हैं उसके पहले ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है न्यू जनरेशन के एनिमे, जिसमें शाकुमोटो डेज आता है, डैन आता है जो कि शोनन जंप की इस समय की सबसे बड़ी मांगास है। वो अपनी प्ले एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो रहे हैं अच्छी स्टोरी लाइन और अच्छे एनिमेशन के साथ। ही मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।